इंडियन रुपीस एक बार फिर से प्रेशर में आ गया है और डॉलर के मुताबिक लगातार वीक होता दिख रहा है। इसका असर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट पर लिमिट नहीं है, बल्कि पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड और क्रिप्टो जैसे सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन रुपीस की गिरावट के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स साथ मिलकर काम करते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और रुपीस पर प्रेशर बन रहा है। जब हम ये बोलते हैं कि रुपीस वीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडियन इकोनॉमी खराब हो गई है या फिर रुपीस की अपनी वैल्यू खत्म हो गई है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस की वैल्यू कम हो गई है। अगर आप पहले $1 खरीदने के लिए 85 रुपीस देते थे, तो अब आप 96 रुपीस देते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है और रुपीस वीक हुआ है। और इसी छोटे से डिफरेंस का असर पूरे इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का इंपोर्ट बिल। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है और अपने जरूरत की 85% यानी $137 बिलियन के क्रूड ऑयल बाहर से मंगाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का पेमेंट यूएस डॉलर में होता है और जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है या फिर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, तो नॉर्मली इंडिया को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं और जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ती है, उतना ही ज्यादा रुपये पर प्रेशर आता है। लेकिन सिर्फ ऑयल ही इसकी वजह नहीं है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, गोल्ड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करता है और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, तो इसे ट्रेड डिफिकल्ट कहते हैं और इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपीस पर प्रेशर आता है। इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से जब पैसा बाहर निकालते हैं, तो वो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये पर प्रेशर आता है। इसका एक और बड़ा फैक्टर स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर भी है। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स डॉलर को सेफ हेवन एसेट मानकर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। चाहे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, ट्रेड वॉर हो या फिर ग्लोबल टेंशन, इस टाइम पर डॉलर की डिमांड बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन इस स्टोरी का एक एंगल क्रिप्टो मार्केट से भी जुड़ा हुआ है और यहीं पर एंट्री होती है यूएसडीटी की। यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू $1 के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर डॉलर 96 रुपीस का है, तो यूएसडीटी की वैल्यू भी उतनी ही होगी। लेकिन मान लीजिए कि रुपी वीक होकर 100 या फिर 102 रुपीस तक पहुंच जाता है, तो उस केस में यूएसडीटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसी वजह से जब रुपीस गिरता है, तो कई सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स अपने फंड को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पसंद करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यूएसडीटी उनके लिए एक डॉलर लिंक एसेट की तरह काम करता है। यहाँ पर एक बात समझना और जरूरी है कि यूएसडीटी रुपी को वीक नहीं करता, बल्कि जब रुपी ऑलरेडी प्रेशर में होता है, तब ट्रेडर्स डॉलर प्रेफर्ड क्रिप्टो मार्केट में भी दिखते हैं। यानी यूएसडीटी रुपी की गिरावट का रीजन नहीं है। अब सवाल आता है कि आरबीआई इस सिचुएशन में क्या करता है, क्योंकि जब रुपी बहुत ही तेजी से गिरता है, तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को बेचकर मार्केट को स्टेबल करता है। लेकिन आरबीआई किसी भी फिक्स एक्सचेंज रेट को डिफाइन नहीं करता, जिसकी वजह से वीक रुपीस का असर आम लोगों पर भी देखने को मिलता है। जैसे फ्यूल, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन ट्रेवल्स और ओवरऑल एजुकेशन महंगी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को फायदा भी होता है, क्योंकि उन्हें हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपीस मिलते हैं। फिलहाल रुपीस का डायरेक्शन क्रूड ऑयल के प्राइसेस, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल टेंशन पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए रुपी को समझना इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी हो जाता है, चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर क्रिप्टो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिप्टो अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.